ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक ऐसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया जहां कई हजार लोगों में सिर्फ किसी एक के पास ही मैजिक पावर होती थी। हालांकि वेल एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। वो फैमिली नोबल फैमिली कहलाती है। इस वजह से दूसरों को दिखाने के लिए उनको खुद का अपना स्टेटस मेंटेन रखना पड़ता है, जबकि बैकग्राउंड में उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें सबसे पहले वेल को दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी रियल वर्ल्ड में था, जहां वो अभी अभी ऑफिस से आया था और खाना खा रहा होता है। लेकिन उसी समय अचानक से उसकी नींद लग जाती है और जब वो जागता है तो वो एक 6 साल का बच्चा बन चुका है। वो अभी एक पार्टी में था और उसे लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। इस वजह से वो फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे जगाता है और कहता है कि तुम अभी क्यों सो रहे हो। और इसके बाद वो उसे कुछ और दूसरे बड़े आदमियों से लाकर मिलाता है। वेल यहाँ पर बहुत ही अजीब फील कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इनसे क्या बात करे। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है। ये वेल का बड़ा भाई है। उसे पता चलता है कि वो एक नोबल फैमिली में आ चुका है, जहाँ वो उनका सबसे छोटा बेटा है और आज उसके सबसे बड़े भाई की शादी होने वाली है, जिसके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। ये जानने के बाद वेल अभी बहुत ही ज्यादा खुश था कि अब वो अपनी पूरी लाइफ एक नोबल फैमिली में गुजारेगा, क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी ही लाइफ चाहिए थी। लेकिन अगले ही दिन उसे पता चलता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और इस चीज की कंफर्मेशन करने के लिए वो अपने भाई से पूछता है। उसका भाई बताता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है और उस पार्टी के लिए भी वो कई सालों से पैसा जमा करते आ रहे थे। वेल ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान था। बाद में उसे पता चलता है कि वो इस फैमिली का दूसरा बेटा नहीं बल्कि 8वां बेटा है। इसका मतलब उसके 7 और बड़े भाई है। अब उसे कुछ ही टाइम हुआ था इस फैमिली में आए हुए, तभी उसे पता चलता है कि उसके 2 भाई उनकी फैमिली को छोड़कर जा रहे हैं। वेल उनसे इसकी वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो इस तरह से यहाँ पर रहकर खुद का और बाकियों का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए वो काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि वेल को भी बड़े होकर ऐसा ही करना होगा। यह सुनकर वेल थोड़ा सा शॉक था और सोचने लगा था कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि बड़े होकर उसे काम करना ना पड़े, फिर वो काम करे भी तो अपने मन का। वैसे अब वो चीज़ ढूंढने लगा था जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। अब एक दिन अचानक से उसे एक क्रिस्टल बॉल मिलती है जहाँ पर एक पेपर रखा हुआ था। उसमें इंस्ट्रक्शंस थे कि इस क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और साथ ही इसे पढ़ने के बाद वेल को पता चलता है कि इस दुनिया में लोगों के पास मैजिक पावर्स भी होती है, लेकिन 1000 लोगों में करीबन एक का ही चांस रहता है कि उसके पास कोई पावर हो। वेल कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बहुत ही जल्द गिव अप कर दिया था और जाने लगा था। लेकिन उसी दौरान वो क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लगती है, जिससे वेल को पता चलता है कि वो एक विजार्ड है। इसका मतलब वो मैजिक का यूज कर सकता था। अब उसे जल्द से जल्द एक टीचर की जरूरत थी जिससे अब वो अपने मैजिक को इम्प्रूव कर पाए। वैसे देखा जाए तो एक टीचर ढूंढना बहुत महंगा काम है, इसी वजह से वो अभी कुछ ऐसी किताबें ढूंढ रहा था जो उसे फ्री में मिल सके और उनमें उसे मैजिक के बारे में कुछ नॉलेज मिल पाए। हालांकि जब वो अपने फादर से किताबों के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर तो अनपढ़ हैं और उन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। अब वेल के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वहीं पास के जंगल में चला आता है और एक लकड़ी उठाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। पर इतने में ही वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ गया था, जिसे देखकर वेल बहुत ही डर जाता है और अपनी छड़ी सामने दिखाते हुए उसे भागने को कहता है। पर अब वो आदमी जाता नहीं, वो उसकी छड़ी लेकर वहाँ से दूर फेंक देता है और इसके बाद वो अपना नाम एल्फ्रेड बताता है और कहता है कि वो एक मैजिशियन है और उसने वेल के मैजिक को महसूस कर लिया है। वैसे हम देखते हैं कि उसने अभी जो छड़ी फेंकी थी वो जाकर एक छोटे से पत्थर से टकराती है और वो छोटा पत्थर कुछ बड़े पत्थरों से टकराकर एक बड़े से पत्थर को वहाँ नीचे एक जंगली सूअर के ऊपर गिरा देता है, जिससे उस सूअर को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही वहाँ से भागते हुए इनके ऊपर हमला करता है। अभी वेल बहुत ही ज्यादा डर गया था, इस वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मैजिशियन एल्फ्रेड उसके हाथ को पकड़ता है और अपने मैजिक को शेयर करते हुए एक विंड अटैक मैजिक उस जंगली सूअर की तरफ करवाता है, जिससे वो जंगली सूअर पीछे हट गया था। और फिर एल्फ्रेड वेल को कांग्रेचुलेशन कहता है उसकी इस लाइफ के पहले स्पेल को यूज करने के लिए। वैसे अभी वो जंगली सूअर फिर से उनकी तरफ हमला कर रहा था, लेकिन एल्फ्रेड अब अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसने बहुत ही तेजी से उसे दूर फेंक दिया था, जिससे वो जंगली सूअर वहीं पर मारा जाता है। वेल तो अभी एल्फ्रेड की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एल्फ्रेड असल में पास के ही किंगडम का कोर्ट मैजिशियन रह चुका है। कोर्ट मैजिशियन वो होते हैं जो कि किंगडम के मेन मैजिशियन में आते हैं। वैसे इस पोजीशन के लिए बहुत ही ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन एल्फ्रेड कह रहा था कि उसे भरोसा है कि वेल इससे भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है, जो सुनकर वेल हैरान था। वैसे वो देखता है कि अब एल्फ्रेड वहाँ उस जंगली सूअर को अपनी एक थैली के अंदर भर रहा है और वो उतना बड़ा जंगली सूअर उतनी छोटी सी थैली के अंदर बंद भी गया था।
अब इसके बाद एल्फ्रेड यहाँ आकर वेल को पहले चाय देता और बताता है कि वो वेल को मैजिक सिखाना चाहता है। वेल तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। हालांकि वो सोच रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, पर एल्फ्रेड कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढ रहा है जो कि उसकी इस मैजिक लेगेसी को कंटिन्यू रख पाए। वेल ये सुनकर हैरान था क्योंकि वो तो हमेशा से अपने लिए एक टीचर ही ढूंढना चाहता था। वैसे एल्फ्रेड कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि उसके पास मैजिक पावर है तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ तक कि वो वेल से कहता है कि वो अपने फैमिली में भी ये बात किसी को ना बताए। वैसे वेल को ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन इसका रीजन उसका बड़ा भाई था जिसकी अभी अभी शादी हुई है। क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा है इसीलिए आगे चलकर वही फैमिली का लॉर्ड बनेगा। लेकिन अगर उसकी फैमिली को पता चला कि वेल के पास मैजिक पावर है तो इससे वेल को भी लॉर्ड बनाया जा सकता है। वेल भी ये बात समझ गया था क्योंकि उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो किसी को ये बात नहीं बताएगा। अब अगले दिन से वेल की ट्रेनिंग चालू हो चुकी थी। सबसे पहले एल्फ्रेड उसकी माना यानी कि उसकी एनर्जी कैपेसिटी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वेल की एनर्जी कैपेसिटी शुरुआत से ही बहुत अच्छी है। एल्फ्रेड भी इस बात से बहुत खुश था कि उसे एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिसे सिखाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो वेल को रोज मैजिक की ट्रेनिंग देने लगा था, जिसके बाद वेल बहुत ही जल्दी अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए नए नए स्पेल्स सीख रहा था। एल्फ्रेड ये देखकर हैरान था कि वेल बाकी किसी मैजिशियन की तरह नहीं है, उसे किसी भी स्पेल को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। वैसे इसी दौरान एल्फ्रेड उसके लिए कुछ वेजिटेबल्स भी लाता था जो कि जंगल में बहुत अंदर से मिलती थी। वेल इन वेजिटेबल्स को लेकर अपने फैमिली के पास जाता है। उसकी फैमिली ये देखकर हैरान थी, लेकिन सभी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। हालांकि अभी उसका सबसे बड़ा भाई थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है। वैसे एल्फ्रेड ने वेल को बहुत ही कम टाइम में फायर मैजिक और विंड मैजिक सिखा दिया था और अब वाटर मैजिक की बारी थी। वेल इस मैजिक की प्रैक्टिस घर पर भी किया करता था, लेकिन एक दिन वेल नोटिस करता है कि शायद उसका बड़ा भाई उसके ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इसका रीजन बस यही है क्योंकि वो डरता है कि कहीं आगे चलकर वेल इस फैमिली का लॉर्ड ना बन जाए। लेकिन वेल ने तो अपना मन पहले ही बना लिया है कि वो इस फैमिली का लॉर्ड नहीं बल्कि एक एडवेंचरर बनना चाहता है। वैसे आज वो हिम्मत करके अपने फादर से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वेल को किसी एडवेंचरर एकेडमी में भेज सके। अभी वेल को पैसे की भी जरूरत है। वो इस बारे में एल्फ्रेड से बात करता है तो एल्फ्रेड उससे कहता है कि अगर वो पैसे ही कमाना चाहता है तो वो मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है, इससे वो पैसे कमा लेगा। वेल फैसला करता है कि वो ऐसा ही करेगा। वैसे इससे पहले एल्फ्रेड उसे एडवांस मैजिक जैसे कि उड़ना या फिर टेलीपोर्टेशन स्पेल्स टाइप मैजिक सिखा रहा था। अब उसी रात एल्फ्रेड नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पर जो कर्स लगा हुआ है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब वो जल्द ही मारा जाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि वो वेल को ये बात बताएगा। हालांकि अगले दिन उसने वेल को पूरा कारण नहीं बताया था, वो सिर्फ इतना कहता है कि अब वो वेल को और कुछ नहीं सिखा सकता, इसीलिए वेल को अब आगे खुद बढ़ना होगा। लेकिन वेल ऐसा चाहता नहीं था। वो रिक्वेस्ट करता है कि एल्फ्रेड आगे भी उसकी स्टडी को कंटिन्यू रखे, लेकिन एल्फ्रेड मना कर रहा था। वेल अभी इस चीज से बहुत उदास था। वैसे रात के टाइम जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तब उसके फादर जंगल में दिखे एक जॉम्बी के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने जंगल में एक ऐसे आदमी को देखा है जिसकी स्किन वाइट है और वो बहुत कोल्ड है। वो इंसानों की तरह नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो मारा जा चुका है और वो एक जॉम्बी की तरह है। ये सुनने के बाद वेल को एल्फ्रेड की याद आती है, क्योंकि वो भी सेम उसी तरह का है जिस तरह उसके फादर बात कर रहे थे। अब वेल तुरंत ही रात के ही टाइम वहाँ से जंगल की तरफ भागता है। वो किसी तरह से अपने मैजिक से उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि उसका मैजिक अभी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, इस वजह से वो गिर जाता है। तभी एल्फ्रेड वहाँ पर आता है। वेल उससे कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जॉम्बी हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, तुम मेरे घर पर छुप सकते हो। और अब वेल उसे ले जाने लगता है, लेकिन एल्फ्रेड कहता है कि जिस जॉम्बी की बात सब लोग कर रहे हैं वो असल में वही है। अभी वेल को भी ये बात का हल्का सा शक तो था ही, इसीलिए वो उससे डर नहीं रहा था, पर वेल के मन में कई सारे सवाल थे। एल्फ्रेड उससे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, असल में वो जिस किंगडम का कोर्ट मैजिशियन था उस किंगडम के ही सबसे बड़े बेटे को एक बहुत ही अजीब सी बीमारी हुई, जिस बीमारी के लिए उन्हें एक खास दवाई की जरूरत थी। और उस दवाई को लाते लाते जो सभी पावरफुल मैजिशियन थे वो कई सारे मॉन्स्टर्स के बीच में घिर चुके थे। उन मॉन्स्टर को हराना सिर्फ एल्फ्रेड के ही बस की बात थी, क्योंकि वो सबसे पावरफुल मैजिशियन था और इसी वजह से उसने सभी की जान बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी। लेकिन एल्फ्रेड को हमेशा से एक रिग्रेट था कि वो मरते मरते अपना सक्सेसर नहीं ढूंढ पाया और इसी वजह से उसकी सोल डिसअपियर नहीं हुई और वो वेल से मिला। एल्फ्रेड कहता है कि उसे अपने लिए एक सक्सेसर चाहिए था जो कि उसे अब मिल चुका है, इसीलिए अब वो जा सकता है। लेकिन जाने से पहले वो वेल के होली मैजिक को देखना चाहता है। वो चाहता था कि वेल अपने होली मैजिक से उसकी सोल को प्यूरिफाई करे। वेल तुरंत अपने होली मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इतनी पावर काफ़ी नहीं थी,
इसीलिए वो अपनी पूरी पावर लगा देता और अभी ऐसा करते वक्त वेल को अभी एल्फ्रेड के साथ गुजारे वो सारे सीन्स दिखाई दे रहे थे। वेल यहाँ पर दुखी भी था क्योंकि वो तो अभी एल्फ्रेड से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही मिला है, लेकिन फिर भी वो उसके इतने क्लोज आ गया। अभी जाते हुए एल्फ्रेड कहता है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा और पावरफुल बनना होगा। जब एल्फ्रेड चला जाता है तो वेल अपने आंसू पोंछकर खुद ये फैसला करता है कि वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनेगा। जिसके बाद से वेल ने रेगुलर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था खुद को स्ट्रांग बनाने में और फिर देखते ही देखते साल बीत जाते हैं। वेल अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और फाइनली अब वो एडवेंचरर्स एकेडमी में जा सकता था। आज उसका वहाँ पर पहला दिन था। अभी सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, जिस दौरान वेल की भी बारी आती है। लेकिन वेल अपनी ट्रेनिंग में इतना खोया हुआ रहता था कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करना नहीं सीख पाया। इस वजह से उसे खुद के बारे में किसी को बताने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब सभी स्टूडेंट एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर इंस्ट्रक्टर की एंट्री होती है। वो अपने हाथ में एक पेपर लेकर आए थे और कह रहे थे कि सबसे पहले अब तुम्हें एक पार्टी मतलब कि एक ग्रुप ज्वाइन करना होगा और ये ग्रुप वो खुद ही बनाएंगे। लेकिन वेल यहाँ पर बहुत परेशान था क्योंकि यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं है और कोई भी उससे बात नहीं कर रहा क्योंकि उसने खुद को अच्छी तरह से किसी को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया था। उसे लग रहा होता है कि शायद सब उसे कमजोर समझते हैं, इसीलिए उससे कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन वहीं सभी लोग उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वेल ने मैजिक में बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर को गैदर किया है। इसी वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी, इसीलिए उसकी फीस भी नहीं लगी। और बाकी सभी स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो कभी भी उनकी टीम में नहीं आएगा, इसीलिए वो उससे बात ही नहीं कर रहे थे। वैसे इसी बीच हम सुजान और लुइस नाम की 2 लड़कियों को देखते हैं। वो अभी आपस में बात कर रही थी और टीम बना रही थी। उसी दौरान वहाँ पर एरविन आता और कहता है कि वो उनकी टीम में ज्वाइन होना चाहता है। अभी वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि वो बात कर रहे थे कि उनकी टीम में पावरफुल मैजिशियन भी होना चाहिए। साथ ही दूसरी भी जो टीम्स थी वो भी इसी बारे में बात कर रही थी और उनकी क्लास में सबसे पावरफुल मैजिशियन वेल ही है। लेकिन फिर भी वो वेल से बात नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर था कि वेल उन्हें साफ मना ना कर दे। अब जब सभी लोगों ने टीम बना ली थी तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग अब टास्क को पूरा करोगे जिससे कि तुम थोड़े पैसे कमा सको। वैसे सबसे अच्छा टास्क हंटिंग का है क्योंकि उसके लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन तुम में से कोई भी इसमें अकेला नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अभी यहाँ पर एरविन, सुजान और लुइस बात कर रहे थे कि वेल को वो सभी लोग अपनी टीम में लेना चाहते हैं, लेकिन वेल किसी की टीम में ऐसे ही नहीं आएगा, उन्हें पहले खुद को साबित करना होगा। अब इस चीज के लिए वो पूरी मेहनत करते हैं और क्लास में बाकी सारी टीमों से ज्यादा बीस्ट को हंट करके ले आते हैं। वो बहुत खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि अब तो वेल पक्का उन्हें ज्वाइन कर लेगा। लेकिन उसी दौरान वेल वहां पर आता है जिसने अकेले ही बाकी सभी से ज्यादा बीस्ट को पकड़ा था। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान थे और आपस में बात कर रहे थे कि कोई फायदा नहीं क्योंकि अब वो वेल को अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करवा सकते, वो अकेला ही उन सभी से ज्यादा ताकतवर है। यही सोचते हुए अब वो सभी वहां से चले जाते हैं। इस तरफ वेल सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया, इससे अब उसे बहुत पैसे मिलेंगे और वो सभी को एक पार्टी देगा जिससे कि उसकी दोस्ती सभी के साथ हो पाए। लेकिन जब वो पैसे लेकर घूमता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजान, लुइस और एरविन तीनों ही जंगल की तरफ जा रहे थे। क्योंकि वो वेल से हार गए हैं इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो फिर से हंटिंग करेंगे और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ेंगे जिससे कि वो वेल को बता सके कि वो भी पावरफुल है और वेल उनकी टीम को ज्वाइन कर ले। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत सारे वुल्फ घेर लेते हैं। अब वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कितने ही वुल्फ को मार सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ थे लेकिन इतने में ही वेल वहाँ पर आ जाता है। उसने उन लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। वो यहाँ पर अपने मैजिक से धरती के अंदर से बहुत सारे पत्थरों को बाहर निकालता है जिससे वो सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं और ऐसा करके वेल ने उन लोगों की जान बचा ली थी। अब बाद में जब वो चारों आपस में बात कर रहे थे तो अब वेल को पता चलता है कि वो तीनों उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे थे और वो तीनों ही नहीं बल्कि पूरी क्लास उसे ओवर एस्टिमेट कर रही थी, जिस वजह से उससे कोई बात नहीं कर रहा था। वेल ये सुनकर हैरान था क्योंकि वो खुद भी बताना चाहता था कि वो उनकी टीम में ज्वाइन होना चाहता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और बताते हैं कि ड्यूक ने अपने एक पार्टी के लिए सभी को इन्वाइट किया है। ड्यूक असल में एक पोजीशन होती है जिसे किंग का बहुत ही खास माना जाता है। अब वेल और उसके सभी नए दोस्त उस पार्टी में पहुंच चुके थे। यहाँ पर जो ड्यूक था वो वेल को देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो उसकी फैमिली को जानता है और उसे वेल की पावर के बारे में भी पता है। वो उसे अपने मेंशन में इनवाइट करता है लेकिन वेल किसी के घर पर पहले कभी अकेला नहीं गया था, इसी वजह से वो एरविन, सुजान और लुइस को एज अ टीम पार्टनर बताकर अपने साथ ले आता है। अभी वो तीनों भी हैरान थे कि उन्हें ड्यूक के घर में जाने को मिल रहा है। वहाँ पर जाने के बाद वेल की मुलाकात एक कोर्ट मैजिशियन से होती है। उसे जानने को मिलता है कि ये कोर्ट मैजिशियन एल्फ्रेड का टीचर रह चुका है।
वैसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि असल में इस मैजिशियन को भी पता था कि एल्फ्रेड उस वक्त मर तो गया था, लेकिन उसकी सोल डिसअपियर नहीं हुई थी, क्योंकि वो ये भी जानता था कि एल्फ्रेड हमेशा से अपने लिए एक ऐसा सक्सेसर ढूंढना चाहता था जो कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो। और वेल के पास उसने वो थैली भी देख ली थी जो कि एल्फ्रेड की थी। वेल बताता है कि हाँ, एल्फ्रेड ने इसमें कई सारी चीज़ें जमा करके रखी है और इसीलिए अब वेल ये चीज़ें उन्हें देना चाहता है। हालांकि एल्फ्रेड की जो स्टोरी थी उसे जानने के बाद सभी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरविन, लुइस और सुजान तीनों ही वहाँ मेंशन के बाहर थे और दुखी थे और बात कर रहे थे कि उन्होंने वेल को गलत समझा, क्योंकि वेल भी सेम उन्हीं की तरह है। वो भले ही एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वहाँ का वो सबसे छोटा है, इस वजह से वो लॉर्ड नहीं बन सकता, भले ही उसके पास टैलेंट कितना भी क्यों ना हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वेल को तो लॉर्ड बनना ही नहीं है, वो तो एक एडवेंचर बनना चाहता है। वैसे अब तभी वेल वहाँ पर दौड़ता हुआ आता और इन लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस पार्टी में ले आया और वो भी बिना तुमसे पूछे। पर इस पर वो सभी कहते हैं कि नहीं, वो इस तरह की पार्टी में पहली बार आए हैं, उन्हें यहाँ पर बहुत मज़ा आया। वेल उनसे कहने लगता है कि वो उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। वो बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं, क्योंकि वो सभी भी यही चाहते थे। अब तभी वहाँ पर ड्यूक और वो एल्फ्रेड का रह चुका टीचर मैजिशियन वहाँ पर आता है। वो इस वक्त वेल को रिवॉर्ड देने के लिए आए थे, क्योंकि वेल जो थैली लेकर आया है उसके अंदर उनके लिए बहुत सारी काम की चीज़ें थी और एल्फ्रेड की इस थैली को वेल ने उन तक पहुंचाया है, इसीलिए वो उसे 100 गोल्डन कॉइन देते हैं। वैसे वो लोग बताते हैं कि वेल को वो मेंशन भी मिला है जिसमें मरने के पहले एल्फ्रेड रहा करता था। वेल ये सुनकर हैरान था और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि ये मेंशन बहुत बड़ा है, वो अकेले यहाँ पर रह नहीं सकता, इसीलिए वो अपने दोस्तों को भी यहीं पर बुला लेता है। अब इसके बाद कुछ टाइम बीत चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल और उसके दोस्त अभी एक स्पेस शिप पर थे। यहाँ पर वो उड़ते हुए वेल के भाई एरिक की शादी में जा रहे थे। अभी उनके साथ वो मैजिशियन भी है जो कि एल्फ्रेड का टीचर रह चुका है। वैसे इसका नाम ब्रेन है। अभी यहाँ पर एरविन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो पहली बार इस तरह की शिप पर बैठा है, इसीलिए ब्रेन उसे समझाता है कि डरो मत, ये शिप नहीं गिरने वाली। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर डार्क क्लाउड फैलने लगता है जो देखकर सभी लोग डर रहे थे और उसी समय वहाँ सामने एक स्केलेटन ड्रैगन आता है, जिसे देखकर बाकी पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कैप्टन से कहने लगते हैं कि ये क्या है। कैप्टन कहता है कि डरो मत, हमारे साथ ब्रेन है। लेकिन ब्रेन बताता है कि वो इस ड्रैगन को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसे खत्म करने के लिए होली मैजिक की जरूरत है। पर वो ये भी कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा मैजिशियन है जिसे होली मैजिक का यूज करना आता है। और वो वेल की बात कर रहा था और अब वो वेल को वहाँ बाहर जाने को कहता है। वेल यहाँ पर बिल्कुल भी घबराया नहीं था, वो तुरंत ही वहाँ से बाहर आता है और वो इस वक्त फ्लाइंग मैजिक का यूज कर रहा था। ब्रेन उससे कहता है कि तुम सिर्फ उस ड्रैगन को हराने पर ध्यान दो, क्योंकि इस शिप को तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अब इसके बाद वेल वहाँ से बाहर आ चुका था। वो उड़ते हुए ड्रैगन के करीब आ रहा था। पहले तो वो कुछ देर रुकता है जब तक कि ब्रेन उस शिप के आसपास एक बैरियर ना बना ले। जब बैरियर पूरी तरह से बन जाता है तो इसके बाद वेल अपने होली मैजिक का यूज करना शुरू करता है। अभी उसी पावर से उस ड्रैगन को तकलीफ हो रही थी, इस वजह से वो वेल को रोकने के लिए उस पर कई तरह के अटैक करता है। लेकिन वेल उसके अटैक्स को डॉज करते हुए फिर से होली मैजिक का इस्तेमाल करता है। अभी जैसे ही वेल का होली मैजिक उस ड्रैगन के अटैक को रोकते हुए ड्रैगन की बॉडी में फैलता है तो इससे उसे और भी ज़्यादा दर्द होने लगा था और वो ड्रैगन पागल होते हुए वेल पर हमला करना शुरू कर देता है। वेल कुछ देर तो उसके अटैक से बचता है, जिससे कि उसका मैजिक उस ड्रैगन की बॉडी में पूरी तरह से फैल जाए और जैसे ही ऐसा होता है तो वो ड्रैगन मारा जाता है और उसकी बोन्स हवा में से नीचे गिरने लगती है। वैसे उन बोन्स के हटते ही वहाँ सामने एक बड़ा सा रेड क्रिस्टल अपीयर होता है। वैसे उसी दौरान ब्रेन वहाँ से वेल पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम उन सभी बोन्स को अपने उस थैली के अंदर रख लो, जिसके बाद वेल ने हर चीज़ को स्टोर करके रख लिया था और साथ ही उस रेड क्रिस्टल को भी। अब यहाँ पर वेल इन सबसे बहुत थक चुका था, इसीलिए वो आराम कर रहा था। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर आर्कवेल आता और आर्कवेल असल में ब्रेन का दोस्त है और ये लोग बहुत पहले साथ में एडवेंचर्स पर जाया करते थे। अभी ये लोग आपस में बात करते हुए और वेल उनके एडवेंचर की कहानी सुनते हुए बहुत ही जल्दी अपने टाउन पर पहुंच जाता है। अभी यहाँ पर जब वो पहुंचे थे उसी समय ब्रेन वहां से चला गया था। उसने आर्कवेल को इन सभी का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन उसी समय वहां पर किंगडम से एक नाइट आता और कहता है कि किंग को इस बात का पता चल चुका है कि वेल ने रास्ते में उस स्केलेटन ड्रैगन को हराया है, इसीलिए वो वेल से मिलना चाहते हैं। अब अपने सभी दोस्तों को भाई कहकर वेल उस नाइट और आर्कवेल के साथ किंग से मिलने के लिए चला जाता है। अभी वहाँ पैलेस के अंदर पहुँचने के बाद सभी लोग वेल को एक ड्रैगन किलर वॉरियर की नज़र से देख रहे थे।
वैसे वहाँ पर पहले से जो नोबेल्स खड़े थे वो थोड़ा जेलस फील कर रहे थे क्योंकि सभी का अटेंशन वेल के ऊपर जा चुका है। वेल वहाँ पर आकर किंग से मिलता है और सबसे पहले वो उसे थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने कई लोगों की जान बचाई है और साथ ही अब वो उसे एक मेडल भी देते हैं ड्रैगन किलर का। और उसके बाद बात निकलती है उन बोन्स की जो कि वेल ने कलेक्ट की थी। साथ ही वेल के पास जो रेड क्रिस्टल भी है। अब उन्हें देखते हुए प्राइम मिनिस्टर और एक हाई लेवल जनरल के बीच में बहस हो जाती है। जनरल कह रहे थे कि वेल को इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत मिलनी चाहिए क्योंकि ये चीजें बहुत रेयर होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि उनके पास अभी इतना बजट है ही नहीं, लेकिन उन्हें ये चीजें किसी भी कीमत पर चाहिए थी। बाद में किंग इस चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं और वेल को वो 1.5 लाख गोल्ड कॉइन देते हैं। अब इस सब पूरे प्रोसेस में शाम हो चुकी थी। वेल वहां से निकलता है आर्कवेल के साथ, लेकिन पैलेस के बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात एक मार्शल आर्टिस्ट से होती है। वो इस वक्त वेल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वेल उसे हायर कर ले, लेकिन वहीं पर खड़े गार्ड उसे लेकर वहां से जाते हैं। अभी आर्कवेल वेल से कहता है कि देखो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम्हारे पास अब बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, इसीलिए इस तरह के लोग तुम्हें अक्सर मिला करेंगे, लेकिन तुम्हें इन्हें इग्नोर करना है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हें बाकी नोबेल्स का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो अपनी डॉटर की शादी तुमसे कराने के लिए तुम्हें फोर्स करेंगे। वेल कहता है कि कोई बात नहीं, वो इन चीजों का ध्यान रखेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल अपने दोस्तों के साथ अपने भाइयों के पास आ चुका था, जहाँ पर उसके भाई थोड़े दुखी लग रहे थे क्योंकि उनका सबसे बड़ा भाई जिसकी शादी शुरुआत में हुई थी उसने इस बार इनके लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजे हैं, और अगर शादी के दौरान इनके पास गिफ्ट नहीं होंगे तो बाकी नोबेल्स के बीच इनकी इमेज खराब हो जाएगी। वेल ये सुनकर सोचता है कि सच में नोबेल होना मतलब बहुत ज्यादा पैसे होने जैसा नहीं है, बल्कि नोबेल होने का मतलब सिर्फ दिखावा करना है। हालांकि अब वेल ने उन्हें पैसे दे दिए थे और कहा था कि गिफ्ट के सारे पैसे वो देगा। वेल अभी खुश था क्योंकि उसके फेवरेट भाई की शादी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल एक चर्च में गया हुआ था क्योंकि उसने इतनी कम एज में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है, इसीलिए वो थोड़ा थैंकफुल भी था। वो वहाँ पर जाकर वहाँ के फादर को 200 गोल्ड कॉइन देता है। अब फादर उसे वहाँ पर बैठने को कहते हैं। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है। वेल उसे देखते ही नोटिस कर लेता है कि इसके पास भी होली मैजिक की पावर है। उस बारे में वो उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि हाँ वो लड़की, उसका नाम एलिस है और वो भी होली मैजिक का यूज कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ होली हीलिंग मैजिक यूज करती है, इसीलिए सभी लोगों ने उसे सेंट मान लिया है। पर फादर नहीं चाहते कि उनकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर चर्च में रहे। वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द शादी करके यहाँ से जाए और वो वेल को इसके लिए काबिल समझते हैं। वेल को पहले तो ये चीज़ें मजाक लगती है और वो हंसने लगता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि वो लोग मजाक नहीं कर रहे। अभी एलिस के ग्रैंडफादर ने उससे एक बार भी उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, इसीलिए वेल सोच रहा था कि एलिस को कोई भी मिल सकता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी। शायद वो प्रेशर में है, इसलिए वेल यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। वैसे उसने हाँ नहीं करी थी पर उसने ना भी नहीं कहा था। अब वहाँ से लौटने के बाद जब वो अपने दोस्तों से और अपने बड़े भाई एरिक से मिलता है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते ये सुनकर कि वेल सिर्फ 1 मिनट की मीटिंग के बाद अपनी शादी तय करवा कर आ रहा है। वैसे इस वक्त वो लोग उसे क्लाउन यानी कि जोकर बना रहे थे क्योंकि वेल को अभी टाउन के अंदर घूमने जाना था कुछ सामान लेने के लिए, और वो नॉर्मल कपड़ों में जा नहीं सकता था वरना लोग उसे पहचान लेंगे। हालांकि इस क्लाउन के ड्रेस में भी उसे वो मार्शल आर्टिस्ट पहचान लेता है जो कि उसे पैलेस के बाहर मिला था। वो यहाँ पर भी वेल को अपनी स्किल्स दिखाने लगता है, जिस दौरान बाकी सभी भी उसे पहचान लेते हैं और आकर कहने लगते हैं कि वेल उन्हें अपने रिटेनर के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। रिटेनर दरअसल वो होते हैं जो कि नोबेल फैमिली के बच्चे अपने मास्टर के तौर पर रखते हैं। रिटेनर उनका काम भी करते हैं और उन्हें स्टडी में भी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर वेल किसी तरह से बचकर वापस आ गया था, लेकिन वो इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुका है। इस चीज़ का आइडिया निकालते हुए एरविन उससे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे अपना रिटेनर बना लो, इससे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, कोई तुम्हें फोर्स करेगा ही नहीं। अभी एरविन इस बात को मजाक में कह रहा था, लेकिन वेल इस बात को सीरियसली लेते हुए हाँ कर देता है, जो सुनने के बाद एरविन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। बाद में हम वेल को देखते हैं जो कि एलिस पर नज़र रख रहा था। उसके घर पर अभी उसके ग्रैंडफादर थे, लेकिन उसे एलिस कहीं पर दिख नहीं रही थी। उसी समय वो उधर पीछे आ जाती और उसे आवाज़ लगाती है। वेल पहले तो डर जाता है, लेकिन बाद में वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वेल यहाँ पर उससे कह रहा था कि तुमने जो डिसीजन लिया है क्या वो तुमने किसी के प्रेशर में आकर लिया है। इस पर एलिस कहती है कि ऐसा नहीं है, उसे कभी ना कभी तो किसी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी, और ऐसे में अगर वो ड्रैगन स्लेयर के साथ शादी करे तो ये तो खुशी की बात है। वेल इस चीज़ से खुश था कि वो किसी के प्रेशर में आकर ये डिसीजन नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ हम एरविन लुइस और सुजान को देखते हैं। अभी एरविन लुइस और सुजान को चिढ़ा रहा था और कह रहा था कि मैं तो अब वेल का रिटेनर बन चुका हूँ, मतलब तुम दोनों मेरे जूनियर हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी कोई ऐसी ही जॉब दिलवा दूंगा। इससे उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और जब एरविन वहाँ से चला जाता है तो उन दोनों की ही नज़र एरिक और उसकी नई पार्टनर पर पड़ती है।
वो दोनों साथ में क्यूट लग रहे थे, लेकिन इससे सुजान और लुइस को एक आइडिया आता है। वो फैसला करते हैं कि अब वो वेल को इम्प्रेस करेगी और ऐसा कुछ करेगी जिससे कि वेल उन्हें भी लाइक करने लगे, जिससे कि एलिस के साथ साथ वो भी वेल से शादी कर लेगी और इसके बाद फिर वो वेल की बहुत खास बन जाएगी। इसीलिए फिर एरविन उन्हें नहीं चिढ़ा पाएगा और फिर वो अमीरों वाली जिंदगी जी सकती है। अभी इसी प्लान को कामयाब करने का सोचते हुए वो हंस रही थी, लेकिन उसी समय वहाँ पर वेल आ जाता है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड होती है, लेकिन फिर वो दोनों कोशिश करती है कि वो वेल को इम्प्रेस करे। हालांकि वेल इम्प्रेस तो नहीं होता, बल्कि वो वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी थी। ये रात को फिर से प्लानिंग कर रही थी। इस दौरान सुजान कहती है कि मेरे हिसाब से ये प्लान ठीक नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी उन्हें नहीं पता था कि वेल बाहर से उनकी बातें सुन रहा है। ये बहुत ही ऑकवर्ड कन्वर्सेशन थी, लेकिन वेल फिर भी उनकी बात सुन रहा था। उसी समय वहाँ पर पैलेस का बटलर आता है। वो वेल को इनवाइट करने के लिए आया था, घर पर डिनर पार्टी के लिए। वेल वहाँ पर पहुँचता है। ये डिनर पार्टी एलिस और वेल के बीच की थी। वो बटलर उन्हें खाना देता है और अब सिचुएशन थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि वेल इस तरह से एलिस के साथ अकेला था, लेकिन खाने के बाद वो जाने लगता है। तभी वो बटलर कहता है कि आप इस तरह से नहीं जा सकते, क्योंकि आज आपकी पहली डेट है, इसलिए आप दोनों को शॉपिंग पर जाना चाहिए। अब वेल ना चाहते हुए भी एलिस के साथ चला जाता है। रास्ते में एक शॉप पर वेल को बहुत सारी रिंग्स दिखाई देती है, तो वो उन्हें देखने लगा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। एलिस कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे ऊपर इतना ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। उसी समय वेल वहाँ दूर रखी हुई एक मामूली सी रिंग को देखता है, लेकिन वो रिंग उसे बहुत पसंद आई थी। वो उसे खरीदना चाहता था और जब वो उसका प्राइस पूछता है तो शॉप ऑनर बताता है कि ये टोटल 300 गोल्ड कॉइन की है। जो सुनने के बाद वेल और एलिस दोनों ही बहुत हैरान थे, लेकिन फिर भी उसने वो रिंग खरीद ली थी। अब जब वो दोनों वहाँ से लौट रहे थे तो एलिस बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो कह रही थी कि इस मैजिक रिंग के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वेल को पहले नहीं पता था कि वो एक मैजिक रिंग है। अब बाद में उसे जानने को मिलता है कि सच में इस रिंग पर मैजिक का यूज किया जा सकता है। वो जब उसे अपने मैजिक से चार्ज करता है तो वो रिंग एक्टिवेट हो जाती है और वो दोनों एक अलग अलग स्पेस में आ जाते हैं, जहाँ पर अनलिमिटेड जगह थी। वेल को पता चलता है कि ये रिंग एनर्जी स्टोर करने के काम आती है, जिसे बाद में जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सकता है। वेल यहाँ पर अपनी कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी एरविन, सुजान और लुइस तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान एलिस वहाँ पर आती है और वेल के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताते हैं कि वेल तो अभी किंग से मिलने गया है। असल में किंग ने वेल को एक मिशन के लिए बुलाया था। वो वेल को एक ड्रैगन के बारे में बताते हैं जिसने उन्हें बहुत परेशान करके रखा है। ये ड्रैगन यहाँ से बहुत दूरी पर है और ये बहुत ताकतवर है, और इस तरह के ड्रैगन ईविल ब्रेथ का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत पावरफुल होती है। और यही सेम अटैक उस स्केलेटन ड्रैगन ने किया था, लेकिन वेल के पास होली मैजिक की पावर है, इसीलिए उसने उस अटैक को रोक दिया था। और अभी इसीलिए किंग उसे इस मिशन के लिए चुन रहे थे, क्योंकि पहले ही उनके कई सारे सोल्जर घायल हो चुके हैं और अभी कुछ और भी वहीं पर फंसे हैं। अभी वेल का साथ देने के लिए ब्रेन उसके साथ जाने वाला था। ब्रेन बताता है कि हम एक और आदमी को साथ में ले जा रहे हैं। अब वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जिसका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये तीनों वहाँ से उड़कर उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। वैसे जब वेल के दोस्तों को ये बात पता लगती है कि वेल इस तरह के खतरनाक मिशन पर गया है, तो वो भी कुछ लोगों को जमा कर लेते हैं वहाँ वेल की मदद के लिए जाने के लिए। उसी दौरान एलिस भी वहाँ उन्हें ज्वाइन करती है, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर्स है, तो वो वहाँ पर घायल सोल्जर को हील कर सकती है। अब हम देखते हैं कि वेल, आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रेन तीनों ही वहाँ पर पहुँच चुके थे और उस ड्रैगन के साथ फाइट करने लगे थे। ये लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत पावरफुल था। आर्मस्ट्रॉन्ग के पास बहुत पावर थी, लेकिन वो सिर्फ उस ड्रैगन को रोक सकता था, और यहाँ वेल के पास होली मैजिक थी, जिससे कि उस ड्रैगन को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए वो मिलकर काम करते हैं। इस चीज में उन्हें थोड़ी सी चोट तो आती है, लेकिन अंत में उन्होंने उस ड्रैगन को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जो कि अभी उन सोल्जर्स को हील कर रही थी जो कि पहले यहाँ पर आए थे और उन्हें चोट लगी हुई है। अभी एलिस की एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन वो उस स्टोरेज रिंग के अंदर से और ज्यादा एनर्जी लेकर उन्हें हील करते जा रही थी। अभी वो बहुत खुश थी, क्योंकि वहाँ पर लेटे सभी इंजर्ड सोल्जर वेल की तारीफ कर रहे थे। कुछ ही देर में एलिस को पता चलता है कि वेल भी वहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। ये देखकर एलिस को उसकी चिंता होती है और वो वहाँ से भागती है, लेकिन वो देखती है कि वेल तो ठीक है, उसे बस थोड़ी सी नॉर्मल इंजरीज आई है। वैसे अब अपनी एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एलिस बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वेल उसके पास वहीं पर बैठा था। वो बताता है कि उसने सोल्जर से उसकी बहुत तारीफ सुनी है। एलिस ने अपनी एनर्जी खत्म हो जाने के बाद भी बहादुरी से सबको हील किया और सभी की चोटों को ठीक किया। अब जब वो एलिस की तारीफ कर ही रहा था, तभी उसी दौरान वहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग आता है। वो अभी एलिस को होश आ जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश था। यहाँ पर वेल को जानने को मिलता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग असल में एलिस के अंकल हैं। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि अभी वेल को किंग ने पैलेस के अंदर बुलाया था।
जहाँ वो उसे एक और ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मेडल देते हैं। वैसे किंग कहते हैं कि अब वो यहाँ से जा सकता है, मतलब कि वो अभी टाउन छोड़कर जाने वाला था। इसके लिए सबसे पहले वो एल्फ्रेड के उस मेंशन में जाता है जहाँ पर उसका कुछ सामान था, तो वो सामान रखने लगा था। यहाँ पर लुइस और सुजान को पता चलता है कि एलिस भी उनके साथ जा रही है और अब से वो वेल के साथ ही रहेगी। ये सुनकर लुइस और सुजान सोचने लगी थी कि अगर ऐसा ही रहा तो अब वो अपने प्लान पर काम नहीं कर पाएगी। इस तरफ वेल सोच रहा था कि सुजान और लुइस दोनों ही उसी एज की लड़कियां हैं, इसीलिए अगर वो उसके साथ रहेंगी तो एलिस को शायद ये अच्छा ना लगे। इसीलिए पहले वो इसके बारे में एलिस से पूछता है, तो इस पर एलिस कहती है कि नहीं, नोबेल से एक से ज्यादा भाई भी रख सकते हैं, इसीलिए उसे कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखकर यहाँ सुजान और लुइस तुरंत ही इस चीज की कंफर्मेशन मांगते हैं, जिस पर एलिस हाँ कर देती है। अब कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि वेल के एक और भाई ने शादी की थी, इसीलिए वो वापस से यहाँ किंगडम में आया था, जिस दौरान एरिक उसे बताता है कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला है। अभी वेल यहाँ पर उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मैजिशियंस के लिए कोई जगह नहीं है। वेल सोचता है कि उसे हिस्सा तो लेना है, लेकिन उसे और कुछ आता भी नहीं। पर एरिक बताता है कि यहाँ पर स्वॉर्ड फाइट भी होगी, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम स्वॉर्ड फाइट में हिस्सा ले सकते हो। लेकिन वेल को ये बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उसका भाई कह रहा है, इसीलिए वो मना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी सुजान, एरविन और लुइस घर पर थे। उसी समय वहाँ पर ब्रेन आता है और उन्हें इस टूर्नामेंट के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद लुइस और सुजान ने फैसला कर लिया था कि वो उसमें हिस्सा लेगी। लेकिन वो जानती है कि उनके पास ना ही ज़्यादा अच्छी मैजिक पावर है और ना ही इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके लिए वो अब ट्रेनिंग करने लगी थी। एरविन वहीं पर लेटा हुआ था, वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा था, इसीलिए ब्रेन उसे डराने के लिए कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वेल उसे रिटेनर की जॉब से निकाल देगा, क्योंकि एरविन बहुत कमज़ोर है। अब उसी रात की बात है जब ये सभी खाना खा रहे थे। उसी दौरान वेल इन्हें बताता है कि एलिस भी उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि वो एक अच्छी हीलर है, इसीलिए इससे उनकी टीम और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसी दौरान वो बताता है कि इस टूर्नामेंट में पिछले टूर्नामेंट का विनर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो चाहता है कि बाकियों को भी मौका मिले। ये सुनकर एरविन फैसला करता है कि अब वो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि उसके जीतने के चांस बढ़ गए हैं। इसके बाद अब वो प्रैक्टिस करने लगा था और प्रैक्टिस में उसने सभी को पीछे छोड़ दिया था। यहाँ पर वेल की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो इस तरह की प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसे सिर्फ मैजिक का यूज करना आता था। लेकिन अब कुछ ही दिन बाद वेल बताता है कि वो पार्टिसिपेंट जो कि हर बार जीतता था, वो भी अब पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनने के बाद एरविन का मोटिवेशन पूरी तरह से गिर चुका था और अब वो फिर से और प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। सुजान और लुइस उसे मनाने के लिए आती है, लेकिन वो नहीं मानता। बाद में जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर वो वेल को बैठा हुआ देखता है। वो पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर है, तो वेल बताता है कि सुजान और लुइस प्रैक्टिस के लिए गए हैं, हालांकि एलिस भी प्रैक्टिस के लिए ही गई है। वो कहता है कि उसकी बॉडी प्रैक्टिस के लिए नहीं बनी है, क्योंकि उसने बचपन से आज तक इस तरह की ट्रेनिंग कभी नहीं की, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही। ये सुनकर एरविन मोटिवेट हो जाता है। वो फैसला करता है कि भले ही वो हार क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा। अब इसके बाद सीधा टूर्नामेंट वाला दिन आता है। हम देखते हैं कि अभी वेल की फाइट शुरुआती राउंड में नाइट कैप्टन के साथ होने वाली थी। अभी इससे लड़ते वक्त वेल बहुत ही जल्दी हार जाता है। अब वो बैठ गया था और देखने लगा था अपने बाकी दोस्तों को। हम देखते हैं कि उस राउंड में ही लुइस सेमीफाइनल तक पहुंचकर हार जाती है। हालांकि सुजान फाइनल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वहां पर हार जाती है। और अब ये शुरुआती राउंड खत्म होते हैं और एरविन किसी तरह से फाइनल तक पहुंच जाता है। उसने सभी को हरा दिया था, लेकिन फाइनल में उसकी फाइट उस नाइट कैप्टन से होने वाली थी। ये वही नाइट कैप्टन है जिसने अभी कुछ देर पहले वेल को हराया था, और यही वो विनर है जो कि हर टूर्नामेंट में जीतता है। अभी फाइट से पहले एरविन थोड़ा घबराया हुआ था। वहाँ के लोग उसे समझाते हैं कि उसे लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एरविन सोच रहा था कि अगर वो हार गया या उसने हार मान ली तो शायद वेल उसे अपनी टीम से और रिटेनर की जॉब से निकाल दे। तभी वहाँ सुजान और लुइस आती है। वो उसके लिए अभी लंच लेकर आई थी जो कि वेल ने दिया था। वो उससे कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेल उसे कभी भी अपनी टीम से या रिटेनर की जॉब से नहीं निकालेगा। इससे एरविन थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो हार नहीं मानेगा और अब अपनी टीम के लिए लड़ेगा। लड़ाई के दौरान वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे वो नाइट कैप्टन बहुत खुश था। बाद में वो नाइट कैप्टन सुजान और एरविन दोनों को ही अपना स्टूडेंट बना लेता है और उन्हें ट्रेनिंग कराने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेल और लुइस को भी किसी ने अपना स्टूडेंट बना लिया था। वो दोनों अभी उस मास्टर से ही मिलने के लिए जा रहे थे। हालांकि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सामने आर्मस्ट्रॉन्ग को देखते हैं। वो कहता है कि वो उन्हें बहुत स्ट्रांग बना देगा। अब यहाँ से 3 साल बाद का सीन आता है। हम देखते हैं कि वेल अभी 15 साल का हो चुका है और अभी वो सोच रहा था कि फाइनली अब वो स्ट्रांग हो चुका है। इसका मतलब किंग उसे अब छोटे मोटे मिशंस नहीं देंगे और वो अपनी लाइफ खुद की मर्जी से जी पाएगा। लेकिन इतने में ही वहाँ पर ब्रेन आता है।
वो उससे कहता है कि हमें ये मिशन गिल्ड की तरफ से मिला था, ये किसी एंशियंट सिटी के बारे में है, लेकिन इसे डिटेल में बताने के लिए ब्रेन वेल के साथ रहेगा। अभी वो वेल को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर उन्होंने उस ड्रैगन को हराया था। लुइस यहाँ पर आकर उसे बताती है कि यहाँ पर एक डंजन है, जिस डंजन को क्लियर करने के लिए किंग ने कई सारे एडवेंचरर ग्रुप को भेजा था, लेकिन वो सभी वापस लौट कर नहीं आए। किंग को लगता है कि यहाँ पर कोई ड्रैगन है, इसलिए उन्होंने किंगडम की सबसे अच्छी ड्रैगन प्लेयर टीम को यहाँ पर बुलाया है। हालांकि ड्रैगन के बारे में सुनकर वेल के अलावा बाकी सभी डरे हुए थे। जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक अजीब सा गेट दिखाई देता है। गेट के अंदर आने के बाद वेल अजीब फील कर रहा था, इसलिए वो वहाँ से लौटने की कहता है, लेकिन इतने में ही वो गेट लॉक हो चुका था और फिर अचानक से वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो टेलीपोर्ट होकर उस डंजन के सबसे नीचे पहुंच चुके थे। इस पर ब्रेन कह रहा था कि शायद ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का कोई ट्रैप होगा, क्योंकि पहले के लोग ऐसे ही ट्रैप तैयार करते थे। हालांकि अब यहाँ से वापस ऊपर की तरफ नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर वेल का टेलीपोर्टेशन मैजिक काम नहीं करेगा, इसीलिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर से वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गोलेम थे। ये गोलेम सोल्जर्स अभी तो डेड थे, लेकिन जैसे ही गेट लॉक होता है तो इसके बाद ये सब जाग जाते हैं। अब ये यहाँ पर हमला करने वाले थे, इसलिए वेल उन्हें रोकने वाला था, पर उसके दोस्त मना करते हैं और कहते हैं कि उसे अपनी एनर्जी बचानी चाहिए उस ड्रैगन के लिए, और वो भी अभी शो ऑफ करना चाहते थे कि उन्होंने 3 साल में क्या सीखा। इसके बाद वो हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान ब्रेन नोटिस करता है कि ये गोलेम इन अटैक के सामने कमजोर पड़ते हैं, इसीलिए वो वेल से भी विंड मैजिक का इस्तेमाल करने को कहता है और खुद भी इस्तेमाल करता है, और कुछ ही देर में इन सभी ने मिलकर उन सभी गोलेम्स को हरा दिया था। उसी दौरान लुइस को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ से आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि ऊपर के प्लॉट से भी कुछ गोलेम नीचे की तरफ आ रहे थे। ये लोग अब उन गोलेम से भी फाइट करने लग जाते हैं। ये फाइट कुछ दिनों तक इसी तरह से चलती है, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर के फ्लोर्स की तरफ बढ़ रहे थे वहाँ पर और भी गोलेम सोल्जर्स थे। इस तरह से लड़ते हुए ये सभी थक चुके थे, जिस बीच एलिस इन्हें हील कर रही थी, जिससे इनकी एनर्जी फिर से लौट सके। अब कई दिनों की मेहनत के बाद ये लगभग सभी गोलेम को खत्म कर देते हैं, लेकिन इसके बाद ये एक खाली हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पर ब्रेन को कुछ महसूस होता है और वो सामने देखता है कि एक मेटल से बना हुआ ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा था। वो ड्रैगन अब जाग चुका था, इसका मतलब उन्हें उससे लड़ना है। वो ड्रैगन तुरंत ही हमला करता है, जो देखते हुए ब्रेन ने सामने एक बैरियर क्रिएट कर दिया था। इस बैरियर को बचा कर रखने में वेल भी उसकी मदद करता है, लेकिन इतने में ही पीछे से कुछ और गोलेम आ जाते हैं और सुजान पर भी हमला कर देते हैं, और उन्होंने सुजान को अपने स्पेयर मार दी थी। सुजान नीचे गिर चुकी थी और एलिस उसे हील करना शुरू करती है, जिस दौरान लुइस और एरविन अभी उन गोलेम से लड़ रहे थे और वेल और लुइस उस ड्रैगन को हरा रहे थे। हालांकि वो ड्रैगन इतना कमजोर नहीं है, इस वजह से इनके अटैक से उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए वेल आइडिया लगाता और ब्रेन से कहता है कि हमें एनर्जी कनेक्ट करते हुए इस पर हमला करना चाहिए, जिसके बाद लुइस अपनी सारी एनर्जी वेल को दे देती है, जिसके बाद वो हमला करते हैं। ड्रैगन पर उस एनर्जी का असर तो हो रहा था, लेकिन ब्रेन की एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसलिए ब्रेन नीचे गिर जाता और बेहोश हो जाता है, जो देखते हुए तुरंत एलिस वहाँ पर आती है। वो अपने सीक्रेट मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी और वो वेल को किस करती है, जिसके बाद वेल की जो एनर्जी थी वो एकदम से कई गुना बढ़ जाती है, जिसके बाद एलिस भी बेहोश हो चुकी थी। लेकिन अब वेल अपनी सुपर पावर से एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है, जिससे वो ड्रैगन तुरंत ही खत्म हो गया था। उसके मरने पर वेल अभी सेलिब्रेट करता है, इसके पहले ही वो भी बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त लोग उसे एक सेफ जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद वेल को होश आता है और फिर कुछ ही देर में एलिस को भी होश आ गई थी। अब वो वहाँ से बाहर को आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी उसी डंजन के अंदर है। अभी यहाँ पर उनकी मुलाकात ब्रेन से होती है। वो बताता है कि ये डंजन कोई मामूली डंजन नहीं था, उस मेटल ड्रैगन को क्रिएट किया गया था इस डंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे रेयर चीजें हैं जो कि भले ही पास्ट से बिलोंग करती है, लेकिन ऐसी चीजें हम अभी भी नहीं बना सकते। वहाँ पर कुछ मेटल व्हीकल और कुछ मिसाइल टाइप की चीजें रखी हुई थी, जिनके बारे में ज्यादा हमें बताया नहीं जाता। हालांकि साथ ही साथ उन्हें वहाँ पर कई मिलियन गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद उन्हें रास्ता मिलता है वहाँ से बाहर निकलने का। वो सभी बाहर आकर बहुत खुश थे। अगले सीन में वो किंग के पास आते हैं, जहाँ पर वो उन्हें सारी चीजें दे देते हैं। वैसे वो जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जिसकी वजह से वो बेसमेंट में पहुंच चुके थे, वो उन्होंने मैजिक गिल्ड को बेच दिया था। अब यहाँ इस चीज़ का फैसला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि इन्हें कितने पैसे दिए जाए, क्योंकि इनकी चीज़ें बहुत रेयर थी और अभी तक किसी ने ऐसी चीज़ें देखी तक नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये भी कि ये खुद अपने साथ बहुत सारे गोल्ड कॉइन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पहले तो हिसाब लगाया जाता है, जिसके बाद फैसला होता है कि वेल की टीम के हर एक मेंबर को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। लेकिन इतना पैसा किंगडम में नहीं है, इसीलिए उन्हें ये पैसा इंस्टॉलमेंट में 20 साल तक दिया जाएगा।
वेल अभी टैक्स की चिंता कर रहा था कि 20 मिलियन गोल्ड कॉइन के लिए उसे कितना टैक्स देना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल घर पर आता है जहां वो आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलता है। वो बताता है कि कैपिटल में सब बात कर रहे थे कि वेल शायद मारा जा चुका है। तो वेल कहता है कि ऐसी अफवाह कौन फैला सकता है, जिस पर आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है कि वेल सफ़र कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वेल ने इतनी कम एज में इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया है जिसकी वजह से लोग उससे जेलस फील करते हैं और कुछ बड़े बड़े फैमिली के नोबल्स ही ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। वैसे अब ये सुनने के बाद वेल के दोस्त चिंता करने लगे थे क्योंकि इस बार इतना ज़्यादा रिवॉर्ड उन्हें भी मिल रहा है। अब वो फैसला करते हैं कि वो अपना ये रिवॉर्ड वेल के हिस्से में दे देंगे और बस वेल से सैलरी के तौर पर कुछ पैसे हर महीने लेते रहेंगे। इससे किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। लेकिन वेल सोच रहा था कि अगर इनका पैसा भी उसे मिला तो इससे उसके ऊपर और भी ज़्यादा खतरा आएगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं। ये वही आदमी था जिसने वो झूठी अफवाहें फैलाई थी। इसे पता चलता है कि वेल अब डंजन से वापस आ चुका है, इसीलिए ये खुश भी था क्योंकि पहले इसने सिर्फ अफवाहें फैलाई थी, लेकिन अब वो उस अफवाह को सच कर सकता है। अब एक बार फिर हम यहाँ पर वेल के पास आते हैं। हम देखते हैं कि वेल अभी बैठा हुआ था। उसी दौरान वो खिड़की पर किसी को नोटिस करता है। वो सोचने लगता है कि या तो ये चोर है या फिर कोई असैसिन। अभी उसके दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे एक और रिटेनर रख लेना चाहिए जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके, मतलब कि उसका गार्ड या बॉडी गार्ड बन सके। वेल को भी ये आइडिया सही लगता है। वो पूछता है कि हमें किसे रखना चाहिए, तो इस पर सुजान कहती है कि रॉड्रिक को रख सकते हैं। असल में रॉड्रिक वही लड़का है जो कि वेल को अपना टैलेंट दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता था। वैसे हमें ये भी जानने को मिलता है कि रॉड्रिक ने ही सुजान को उस टूर्नामेंट के दौरान हराया था। हालांकि वेल तब सो रहा था, इस वजह से उसे इस चीज का पता नहीं चला। वेल कहता है कि क्या वो सच में हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अब उस चीज को कई साल बीत चुके थे। लेकिन जब वो रॉड्रिक से इस बारे में बात करते हैं तो रॉड्रिक रोने लगता है क्योंकि ये उसके लिए ड्रीम कम ट्रू था। वैसे अब फाइनली उसने ज्वाइन कर लिया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि फिर से वही लड़की जो कि अभी पहले भी वेल पर नजर रखे हुई थी, वो फिर से उनके मेंशन के बाहर दिखती है। ये देखकर रॉड्रिक परमिशन मांगता है कि क्या वो उस आदमी पर छानबीन करे जिसने वेल के बारे में कुछ झूठी अफवाहें फैलाई थी। साथ ही रॉड्रिक सलाह देता है कि वेल को भी कुछ टाइम के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वेल के पास अभी दूसरा भी कुछ काम था। वो तुरंत ही वहाँ गिल्ड में आता है जहाँ वो उनसे उस मैजिक सर्कल के बारे में पूछता है जिससे वो लोग टेलीपोर्ट हुए थे और उन्होंने ये टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल इन्हें बेच दिया था। यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि उनके पास वो अभी भी है, लेकिन वो इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते कि ये किस तरह से काम करता है। हालांकि वेल वहाँ पर जाता और कहता है कि एक बार वो ट्राई करना चाहता है। अब वेल उस सर्कल के पास खड़ा होता है और उस चीज़ के बारे में सोचने लगता है जो कि उसे चाहिए, जिसके बाद वो सर्कल एक्टिवेट होता है और उसके सामने वहीं पर काम करने वाली एक रिसर्चर के इनर क्लोथ आ जाते हैं। अभी बाकी सभी हैरान थे कि वेल इसके बारे में सोच रहा था। इससे वो रिसर्चर भी बहुत गुस्सा होती है। हालांकि वेल बताता है कि वो ऐसा नहीं सोच रहा था, इसमें गलती एरविन की है क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा किया। वैसे अब जब वेल फिर से कोशिश करने वाला था तो यहाँ पर एलिस, सुजान और लुइस तीनों ने ही अपने अपने कपड़े पकड़ लिए थे। हम देखते हैं कि वेल अब किसी चीज के बारे में सोचता है। वो चीज बहुत बड़ी थी, वो सामने आती है लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या थी। वेल उसे एक गाड़ी में रखकर वहां से ले जा रहा था और उसने उस चीज को बांध रखा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वेल अभी सभी लोगों को पार्टी दे रहा होता है क्योंकि वो इस टाउन से जाने वाला है और जिसने भी उसकी यहाँ पर मदद की वो उनको याद रखने के लिए इस पार्टी में इनवाइट किया था। अभी पार्टी के दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की जो अभी कुछ दिनों से वेल के ऊपर नजर रखे हुए थी, वो आज भी वेल की तरफ ही देख रही थी क्योंकि यहाँ पर वो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, इसीलिए उसे भी यहाँ पर आना था। हमें जानने को मिलता है कि वो वेल पर तभी नजर रखती है जब वेल कुछ खा रहा होता है। वैसे उसी समय वहाँ पर रॉड्रिक वेल के पास आता है और बताता है कि वेल की झूठी अफवाह रॉबर्ट ने फैलाई थी। रॉबर्ट असल में प्राइम मिनिस्टर का भाई है और वो वेल की ऐसी अफवाह इसीलिए फैला रहा था क्योंकि वेल प्राइम मिनिस्टर के करीब है और वो चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर के जो करीब है वो उसे खत्म कर दे, जिससे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो बन पाए। वैसे अब वेल को एक शॉकिंग बात पता चलती है। रॉबर्ट असल में रॉड्रिक का फादर है, लेकिन बर्थ के बाद उसने रॉड्रिक को पहचानने से मना कर दिया था, इसीलिए रॉड्रिक खुद भी बदला लेना चाहता है। वैसे अब तभी वहाँ पर एलिस कुछ खाने के लिए लेकर आती है, जो देखकर मेंशन के बाहर उस लड़की से रहा नहीं जाता और वो गेट नॉक करने लगती है। ये लोग तैयार थे उसे रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर आती है तो ये लोग डर जाते हैं। वो अभी भागते हुए वेल की तरफ बढ़ रही थी। वेल बहुत घबरा गया था और उसने मान लिया था कि अब वो मारा जाने वाला है, लेकिन असल में वो लड़की यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए आई थी। उसी समय जनरल वहाँ पर आते और वेल से माफ़ी मांगने लगते हैं उनकी बेटी के ऐसे बिहेवियर के लिए। वो बताते हैं कि इसका नाम विलेमो है और वो वेल का पीछा इतने दिनों से इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वेल इसे पेट भरकर खाना खिला सकता है कि नहीं।
अभी इस चीज पर वेल को कुछ भी समझ नहीं आया था, पर जनरल उससे रिक्वेस्ट करता है कि विलेमो वेल के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसके पास एक स्पेशल पावर है जिसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस खाने को वो अपने स्ट्रेंथ के रूप में यूज कर सकती है और अगर वेल चाहे तो वो उसे अपना बॉडीगार्ड बना सकता है और साथ ही साथ अगर वो चाहे तो उसे अपनी वाइफ भी बना सकता है। जनरल को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल बताता है कि उसकी शादी पहले ही एलिस के साथ हो चुकी है, इसीलिए वो उसे अपनी वाइफ तो नहीं बना सकता। और जहाँ तक बॉडीगार्ड की बात है तो वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल एडवेंचरर की तरह जीना चाहता है, इसीलिए वो उसे अपना बॉडीगार्ड बनाकर भी क्या करेगा। इस पर जनरल कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ड्यूक उसे जल्दी मॉन्स्टर हंट पर भेजने वाले हैं जो कि बहुत खतरनाक काम है और ऐसे में उन्हें विलेमो की जरूरत पड़ेगी। वैसे तभी वहाँ पर ड्यूक आता और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, ये मिशन बहुत खतरनाक है लेकिन तुम्हारे अलावा इसे और कोई क्लियर नहीं कर सकता। अब कमाल की बात ये थी कि वेल को इस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली से जाकर मिलने की जरूरत है क्योंकि पहले उन्हें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो मिशन क्या है ये वेल को वहाँ पर पहुँचने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहुँचने से पहले एक दूसरा मैसेंजर वहाँ पर आता है जिसे रॉबर्ट ने भेजा था। वो वेल के बड़े भाई कर्ट को ये बताता है कि वेल मारा जा चुका है, इसीलिए उसके पास जितने भी पैसे वगैरह थे वो सब कर्ट क्लेम कर सकता है अपने होने वाले बच्चों के लिए। इस पर कर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखता है तो वहाँ पर वेल और उसके सभी दोस्त थे। अभी ब्रेन भी उनके साथ आया था। वो लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और कर्ट को सारी बातें बताते हैं जिस दौरान उस जगह पर जितने भी लोगों ने उस वॉर में हिस्सा लिया था, मतलब वो जितने भी सोल्जर्स थे वो मारे तो गए लेकिन उनकी सोल को शांति नहीं मिली। वो अभी भी जॉम्बी की तरह भटक रहे हैं और उनकी सोल को कभी भी शांति नहीं मिलेगी और उन्होंने अभी तक इन्हें इसीलिए परेशान नहीं किया क्योंकि वो एक रेडियस के अंदर कैद है और वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उन लोगों को भी शांति मिलनी चाहिए, इसीलिए ड्यूक ने वेल को यहाँ पर भेजा था। ये जो एरिया है जहाँ का लॉर्ड अभी वेल के फादर थे वो उस जगह के अंदर आते हैं तो अब इन्हें कर्ट की परमिशन चाहिए थी। अब परमिशन के लिए जाहिर सी बात है कि इन्हें कुछ देना होगा, तो वेल को जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें से वो 30% कर्ट को देने का वादा करता है, लेकिन इस चीज में सिर्फ एक ही दिन लगेगा और इससे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। फिर भी कर्ट को 30% मिल रहा था पर उसका इतने में पेट नहीं भरता और वो 50% की डिमांड करता है। इस पर कर्ट की और वेल के वो दूसरे भाई कर्ट से कहने लगते हैं कि वो ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, उसे इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए। साथ ही अब उसकी बकवास सुनते हुए यहाँ पर एरविन को भी गुस्सा आ गया था। वो अभी गुस्से में चिल्ला पड़ता है और साथ ही अभी कर्ट वेल से इतनी बुरी तरह से बात कर रहा था जिससे एरविन हमला करने के लिए भी तैयार था, लेकिन वेल ने उसे रोक रखा था। वैसे अब तभी वहाँ पर हरमाइनी आती है। वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर भी उन्हीं जॉम्बीज में से एक है क्योंकि उनकी भी डेथ तभी हुई थी और उन्हें भी अभी तक शांति नहीं मिली है। वो चाहती है कि वेल उन्हें शांति दिलवाए और साथ ही उनकी जो कुछ भी चीजें होंगी वो वेल अपने साथ ही लेकर आए। वेल इस पर हाँ करता है। अब अगले सीन में वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ पर एलिस और वेल दोनों ही अपने होली मैजिक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जॉम्बीज की सोल को प्यूरिफाई कर सकते थे। इस दौरान कई सारे जॉम्बी उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे और अपने आप ही प्योर होते जा रहे थे, लेकिन उसी समय वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर भी आते हैं जिनमें से कुछ तो जॉम्बी मॉन्स्टर थे। उन्हें खत्म करना जरूरी था क्योंकि वो शांत नहीं हो सकते। पहले उन्हें खत्म किया जाता है और फिर उसके बाद उनकी सोल को शांति दिलाई जाती है। धीरे धीरे करके सारे जॉम्बी जा चुके थे। उसी समय वहाँ पर पुराने ड्यूक की बॉडी आती है जो कि अब जॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन फिर उन्हें भी प्यूरिफाई कर दिया जाता है। अब सभी को शांति मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक वेल को हरमाइनी के ग्रैंडफादर नहीं मिले थे। वो उदास होकर वहाँ से लौटने वाले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक ओल्ड मैन मिलते हैं। वो ओल्ड मैन वेल को देखते ही अपनी तलवार अलग फेंक देते हैं और कहते हैं कि क्या मेरी बेटी ठीक है। ये असल में हरमाइनी के ग्रैंडफादर ही थे और ये भी एक जॉम्बी ही बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने सोचने की काबिलियत इवॉल्व कर ली है। अब वेल इनसे कहता है कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है, जिसके बाद ये खुद ही प्यूरिफाई होने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेल इन्हें प्यूरिफाई करता है। इसके बाद वो इनकी और बाकी सभी की चीजें जैसे कि उनकी आर्मर और वेपन वगैरह अपने साथ ही ले आता है। जब वो टाउन में पहुंचता है तो सभी लोग उन चीजों को देखकर बहुत खुश थे और साथ ही वो रो रहे थे क्योंकि वो जॉम्बी इन सभी के पुराने रिश्तेदार थे। अभी उसी दौरान वहाँ पर कर्ट आता और कहने लगता है कि अभी तुम सब रो लो, लेकिन बाद में ये सारी चीजें मेरे हवाले कर देना क्योंकि मैं इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उसे टाउन के डेवलपमेंट में लगाऊंगा। अब इस चीज से वेल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तुम्हें इनसे ये चीजें लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैसे भी इतना ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। लेकिन इस पर कर्ट कहता है कि तुम इस चीज में बीच में मत बोलो। लेकिन अब वेल तुरंत ही अपनी थैली के अंदर से एक बड़ा सा आयरन स्टोन निकाल कर देता है और कहता है कि इससे तुम्हें जितना आयरन चाहिए उतना आयरन तुम निकाल लो, ये आर्मर से ज्यादा आयरन तुम्हें दे देगा। वैसे कर्ट का पेट इतने में भी नहीं भरा था,
बाद में उसका साथी उससे पूछ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पर कर्ट कहता है कि पहले वेल को यहाँ से जाने दो, उसी के बाद हम कुछ डिसीजन लेंगे। वैसे अब वेल ने मन बना लिया था कि उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो तब तक यहाँ से नहीं निकल सकता जब तक कि लोगों की चीजें उनकी फैमिलीज को मिल नहीं जाती। अब वेल को ना चाहते हुए भी ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। हम देखते हैं कि अभी जब वो वापस लौट कर आता है तो विलेज के जो चीफ है वो वेल को देखकर थोड़े से हैरान थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश भी लग रहे थे। अब अगले सीन में हम उन सभी जॉम्बीज का फ्यूनरल देखते हैं। वहाँ पर वेल नहीं था, लेकिन एलिस आई हुई थी। वो प्रे कर रही थी और बाकी सभी गाँव वाले भी वहाँ पर थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में सब कोई आए हुए थे और यहाँ पर कर्ट की वाइफ फैमिली और उसके 2 बेटे भी वहाँ पर आए थे। अभी वेल उनसे मिलता है। यहाँ पर वो दोनों लड़के भी अपने चाचा से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने वेल की बहुत ही ज्यादा तारीफ सुन रखी थी। अब इस पार्टी के खत्म होने के बाद विलेज के जो चीफ है वो वेल से अकेले में मिलते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो इस विलेज का लॉर्ड बन सकता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मेरे बड़े भाई का हक है और मैं लॉर्ड नहीं बनना चाहता, वैसे मुझे एडवेंचरर बनना है। इस पर वो विलेज चीफ कहने लगता है कि तुम रोड्रिक से बात कर सकते हो, वो भी तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारे हर एक ऑर्डर को फॉलो करता है। वैसे भी अगर ये विलेज कर्ट के हाथों में रहा तो ये कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। अब उसी दौरान वहाँ पर ब्रेन आ जाता है। वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें प्लान पता नहीं था, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल प्लान के हिसाब से काम कर रहे हो। वो ऐसा अभी विलेज के चीफ से कह रहा था, क्योंकि असल में किंग ने ही ड्यूक से कहकर वेल को जॉम्बी वाले मिशन के लिए यहाँ पर भेजा था, क्योंकि जॉम्बी मिशन एक बहाना था, जबकि वो सिर्फ वेल को इसीलिए यहाँ पर भेजना चाहते थे क्योंकि इस अंडर डेवलप्ड लैंड को डेवलप करना जरूरी है। बाद में वेल ब्रेन के साथ अकेले कुछ बात करता है। इसी दौरान वेल उससे कह रहा था कि मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। इस पर ब्रेन डिटेल में बताता है कि वो लोग वेल को पहले से ही यहाँ पर भेजना चाहते थे। जॉम्बी मिशन ड्यूक का फैसला था, लेकिन जब ड्यूक ने ये चीजें किंग को बताई तो इसमें किंग को एक अपॉर्चुनिटी मिली। असल में किंग बहुत पहले से इस जगह को थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन ये जगह यहाँ के लॉर्ड के अंडर आती है और उनकी परमिशन के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। अब किंग तो भले ही यहाँ के लॉर्ड को चेंज करना चाहते हो, लेकिन वो ऐसा वेल के फादर से कह नहीं सकते कि उन्हें अपना सक्सेसर बदलना होगा, क्योंकि वो कभी भी इस चीज पर हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे नोबेल की बेइज्जती होगी। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिससे कि कर्ट कुछ ऐसा करे जिससे उसे अरेस्ट किया जा सके। वेल कहने लगता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है। इस पर ब्रेन कहता है कि हाँ वैसे तो इसमें खतरा है, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रेन जब से यहाँ पर आया है तब से वो हर चीज को नोटिस कर रहा है। उसे पता है कि यहाँ के लोग कर्ट को अपना लॉर्ड नहीं बनाना चाहते। अभी वेल कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि वो एक लॉर्ड की पोजीशन संभाल पाएगा, जिस पर ब्रेन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें पैसे का सही यूज करना आता है। वैसे अब ये पूरी बात वेल अगले दिन अपने दोस्तों को भी बताता है। वह कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ही सभी की भलाई है। अब बाद में हम देखते हैं कि वेल अभी अपने भतीजे के साथ खेल रहा था, जिस दौरान वो सोचता है कि अगर सच में उसने कर्ट की पोजीशन ले ली तो इस चीज से इन लोगों का नोबेल स्टेटस छीन लिया जाएगा। वो थोड़ा सा दुखी था। हालांकि अब रात को हम देखते हैं कि अभी गांव के कुछ लोग शोर कर रहे थे। वेल जब वहां बाहर आता है तो उसे जानने को मिलता है कि उन लोगों से किसी ने कहा था कि वेल अगले दिन विलेज छोड़कर जाने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पर वेल को मनाने आए हैं और वो भी यही चाहते हैं कि कर्ट को हटाकर वेल ही उनका नया लॉर्ड बने। वैसे ब्रेन यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब विलेज का चीफ कर रहा है। बाद में ब्रेन उससे जाकर मिलता है। हालांकि चीफ का जो इरादा है वो सही है, वो वेल को लॉर्ड बनाना चाहता है, लेकिन ब्रेन उससे कहता है हम जिस प्लान पर काम कर रहे हैं अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो इससे प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन इस पर चीफ कहता है कि नहीं, विलेज के लिए जो अच्छा होगा वो वही करेगा और वो किसी से डरता नहीं है। अब अगले दिन वेल यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कर्ट के साथ बुरा ना हो, क्योंकि अगर वेल लॉर्ड बना तो उससे नोबेल पोजीशन छीन ली जाएगी। इस पर ब्रेन कहता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक जब कर्ट को निकाला जाएगा तो कर्ट जिंदा नहीं बचने वाला। ये सुनकर वेल हैरान था। वो अपने भाई को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो सोचता है कि उसे खुद से कोई प्लान बनाना होगा। बाद में वो कर्ट से जाकर मिलता है और वो उससे कहता है कि अगर वो अपनी इस जगह को उन्हें दे दे तो वेल उसके बदले उसे और ज्यादा बड़ी जगह देने का प्रॉमिस करता है। कर्ट वहां पर आराम से लॉर्ड बनकर रह सकता था, लेकिन कर्ट को उस पर गुस्सा आता और वो वेल को वहां से भगा देता है। वेल बाहर आकर एमिली से मिलता है। एमिली कहती है कि उसे कर्ट की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा फादर नहीं है, उसे सही डिसीजन लेना नहीं आता। वेल इस पर अग्री करता है। वैसे एमिली बताती है कि उसे सिर्फ अपने दोनों बेटों की चिंता है, इसीलिए वो चाहती है कि वेल सही डिसीजन ले, जिससे कि उनका फ्यूचर भी सेफ रहे। अब वेल अपने दोस्तों को एक प्लान बताता है और कहता है कि उसे उनकी मदद की जरूरत है। उसके दोस्तों ने इस पर हाँ कर दिया था और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं
और गांव के लोगों को वो चीजें बेचने लगते हैं जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं है। हालांकि इस चीज से बाकी जो बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस खराब हो रहा था। वो कर्ट के पास जाते हैं और वो असल में कर्ट के सपोर्टर है, लेकिन कर्ट कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो गुस्सा करके उन्हें भी भगा देता है। जब वो लौट रहे थे उसी समय वेल उनके सामने आता है और उन्हें कुछ पैसे देकर किंगडम में भेज देता है। अभी अगले दिन कर्ट का एक सपोर्टर उससे मिलने आता है और बताता है कि बाकी सारे जो सपोर्टर्स थे जिनकी बाजार में दुकान थी वो सभी वेल ने खरीद लिए हैं और उन्हें किंगडम की तरफ भेज दिया गया है, जिससे अब कर्ट को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए कर्ट का अब लॉर्ड बनना काफी मुश्किल है। कर्ट को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम वेल को देखते हैं जो कि रॉड्रिक से मिलता है। वो उसे बताता है कि वो चाहता है कि कर्ट जब यहाँ से अपनी नोबेल की पोजीशन खो देगा तो उसके बाद उसे चर्च भेज दिया जाए, जिससे कि वो यहाँ इस विलेज से दूर रहे। और एमिली और अपने दोनों भतीजों के लिए वो अपना एक नया घर खरीदना चाहता है जहाँ वो शांति से रह सके। रॉड्रिक को ये प्लान अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ रॉबर्ट कर्ट से आकर मिलता है और वो कर्ट को एक चीज देता है जिससे वो ड्रैगन फ्लूट कहकर बुला रहा था। हालांकि ये बहुत रेयर ट्रेजर है, इसीलिए कर्ट को ये यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो उसे ऐसी चीजें क्यों देगा। लेकिन इस पर रॉबर्ट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वेल को खत्म कर दो, वो तुम्हारे भी रास्ते का कांटा है और मेरे भी, और वैसे भी तुम लॉर्ड बनना चाहते हो। वो तुम्हें फालतू में एक ऐसी जगह पकड़ा रहा है जो किसी काम का नहीं है। अब कर्ट इसके लिए तैयार था, इसीलिए अब वो वेल को अगले दिन ये कहकर बुलाता है कि उसने वेल के ऑफर के बारे में कुछ सोचा है। अभी वेल को भी डाउट था और साथ ही साथ ब्रेन भी कह रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ब्रेन ने ये चीज सेंस कर ली थी कि कर्ट अकेला वेल से मिलने के लिए आ रहा है, इसीलिए जरूर उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो वेल को रोक सकता है या हरा सकता है। वेल उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ पर उसके दोस्त पीछे छुपे हुए थे। कर्ट कहता है कि उन्हें भी बाहर बुला लो क्योंकि वो भी तुम्हें नहीं बचा सकते, और इसके बाद वो वेल का मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो यहाँ पर उस ड्रैगन फ्लूट को भी बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान थे, खासकर ब्रेन, क्योंकि वो पहचान चुका था कि ये क्या है। इसे बजाते ही यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाएंगे, जो जानने के बाद सभी लोग कर्ट को ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी मारा जाएगा। लेकिन कर्ट कहता है कि उसे पता है कि जो इसे बजाता है उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो ड्रैगन उसे कुछ भी नहीं करते। वेल कहने लगता है कि तुम जरा अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में सोचो। इस पर कर्ट कहता है कि उनके बारे में ही सोच रहा हूँ, क्योंकि वेल को खत्म करने के बाद उसे उसका सारा पैसा मिल जाएगा, और वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो वो उनके बारे में क्या सोचे। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो मेरी परवाह नहीं करते, इसीलिए मैं सिर्फ अभी अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा हूँ, वरना मुझे भी उनकी कोई चिंता नहीं है। अभी वो फ्लूट बजा ना दे, इसीलिए ब्रेन उस पर हमला करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो फ्लूट कर्ट को बचा लेती है। हालांकि इसके बाद अब कर्ट ने सच में उस फ्लूट को बजा दिया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी ड्रैगन नहीं आता, बल्कि जमीन के अंदर से कुछ घोष निकलने लगते हैं, जिससे ब्रेन समझ जाता है कि ये ड्रैगन फ्लूट नहीं है, ये एक दूसरा लेजेंडरी ट्रेजर है। लेकिन ब्रेन को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह का ट्रेजर कर्ट को किसने दिया होगा। वो उससे कहता है कि ये जिसने भी तुम्हें दिया है उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, क्योंकि ये सुसाइड अटैक की तरह है। अभी वो घोस्ट स्पिरिट कर्ट की बॉडी को कंट्रोल करने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वेल समझ गया था कि उसका भाई को अब बचाया नहीं जा सकता, लेकिन वो इस चीज से इतना ज्यादा शौक में था कि वो कर्ट के अटैक को रोकता भी नहीं। कर्ट उस पर हमला कर रहा था, लेकिन उसी दौरान एलिस अपने होली मैजिक से उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर उसका होली मैजिक काफी नहीं था। वेल रियलिटी में आता और समझ जाता है कि अब उसके भाई को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए उसे अपने भाई की सोल को प्यूरिफाई करना होगा। वो तुरंत ही अपनी पूरी होली मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे उन्होंने उस मॉन्स्टर को प्यूरिफाई कर दिया था। लेकिन कर्ट की सोल का एक टुकड़ा बच गया था जो कि प्यूरिफाई होना नहीं चाहता था। वो कर्ट की प्योर सोल थी। वो तुरंत ही वहाँ से निकलते हुए सीधा टाउन की तरफ जा रही थी, क्योंकि कर्ट को पता है उसे वो ट्रेजर किसने दिया, और वो जानता था कि जिसने भी उसे दिया है वो उसे फंसा रहा था। इसीलिए इस तरफ हम देखते हैं कि रॉबर्ट, जो कि अभी पार्टी कर रहा है, ये सोचते हुए कि अब वेल मारा जा चुका होगा, वो हैरान हो जाता है जब खिड़की तोड़ते हुए कर्ट की सोल वहाँ पर आती है। अब अगले दिन जब वेल अपने दोस्तों के साथ वहाँ टाउन लौटता है तो वहाँ पर रॉड्रिक इस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कर्ट की सोल ने यहाँ पर आकर रॉबर्ट को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उस पार्टी में जितने भी लोग थे वो सारे भी मारे जा चुके हैं। वेल को पता चलता है कि वहाँ टोटल 12 नोबेल्स थे, जो सुनने के बाद वेल हैरान था। वैसे रॉड्रिक कहता है कि अब वो बहुत प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि अब एमिली को यहाँ पर शांति से नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि अब वो एक क्रिमिनल की वाइफ बन चुकी है। यहाँ के लोग कभी भी कर्ट के बच्चों को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो कि वो एक नोबेल को देते हैं। वेल सोच रहा था कि ये तो बहुत गलत हुआ और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। बाद में वो आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रेन से मिलता है,
जहाँ पर वो उनसे कह रहा था कि नोबेल सच में बहुत बेकार होते हैं। वो नोबेल्स की यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट करता है और उनकी हर एक कमियों के बारे में बताता है कि वो क्राइम करते और वो भी दूसरे लोगों के पीछे छिपकर। इसी दौरान ब्रेन कहता है कि तुम ये मत भूलो कि तुम भी एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते हो। अभी वेल को ये बात बहुत बुरी तरह से चुभ गई थी। उसे ब्रेन की बात का बुरा नहीं लगा था, उसे तो इस बात का बुरा लगा था कि वो भी एक नोबेल है और कुछ दिन तक वो इस बात को भूल नहीं पाता। लेकिन एक दिन एलिस उसका ये बिहेवियर नोटिस करते हुए उससे पूछ लेती है और जब वेल उसे सारी बातें बताता है तो एलिस कहती है कि नहीं, तुम बाकी नोबेल्स की तरह नहीं हो। नोबेल बनना बुरा नहीं है, लेकिन उस तरह का बिहेवियर होना गलत है। तो वेल भी फैसला करता है कि हाँ, उसने सही कहा। इसीलिए अब वो ऐसा नोबेल बनेगा जो हर किसी की कदर करता हो और सभी के बारे में अच्छा सोचता हो। अगले ही दिन वो जाकर किंग से मिलता है। किंग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस पूरे अंडर डेवलप्ड लैंड को फिर से डेवलप लैंड बनाए, जैसा वो बहुत पहले हुआ करता था। वेल इसके लिए तैयार था। किंग कहते हैं कि देखो, तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मांग सकते हो। वेल कहता है कि हाँ, उस हादसे में टोटल 12 नोबेल्स मारे गए थे, इसीलिए उन सभी की पोजीशन अभी खाली है और सिर्फ किंग के पास ही ये परमिशन होती है कि वो पोजीशन किसे देनी है। इसीलिए वेल चाहता है कि वो पोजीशन वो उसके नाम कर दे। अभी ये बहुत बड़ा फैसला था। ये सुनते हुए प्राइम मिनिस्टर और जनरल दोनों ही वेल को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम इस काबिल नहीं कि तुम किसी नोबेल को चुन सको। उन पोजीशंस के लिए तुम्हें तो वो पूरी जगह भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एलिस के ग्रैंडफादर यानी कि वो चर्च के फादर वो भी कहने लगते हैं कि ये फैसला गलत है, वेल को इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब तभी वहाँ पर ड्यूक आता है। वो वेल के सपोर्ट में था और अब वो आके कुछ भी कहे इसके पहले ही यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग उसे रोक देता है और किंग से कहने लगता है कि आपको इसकी बातें मानने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि इसे पूरी जगह भी दे देनी चाहिए, इसे पहले आधी जगह दीजिए। अगर ये उसे डेवलप करने में कामयाब हो गया तो ही हम इसे बाकी की जगह देंगे। अब किंग कहने लगते हैं कि नहीं, तुम लोग शांत हो जाओ। वेल ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है और मुझे वेल पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं उसे ये चीज देने को तैयार हूँ। वेल ये सुनकर बहुत खुश था। वैसे तभी आर्मस्ट्रॉन्ग उसकी तरफ आंख मारता है क्योंकि ये सब उसी का प्लान था और सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग का ही नहीं बल्कि वहाँ पर सभी लोग इस चीज में वेल की मदद कर रहे थे और इस चीज का वेल को भी पता नहीं था। हालांकि किंग इस चीज को समझ चुके थे लेकिन वो कुछ कहते नहीं। बाद में हम देखते हैं कि वेल एमिली से मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि जब उसके दोनों बेटे बड़े हो जाएंगे तब वेल उन्हें नोबेल का स्टेटस दिलवा देगा क्योंकि उसे भी इस चीज की परमिशन मिल चुकी है। एमिली इससे बहुत ज्यादा खुश थी। बाद में वेल उस जगह को डेवलप करने में लग जाता है जिसमें बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन वेल हार मानने वाला नहीं था, बाकी सभी भी उसका साथ दे रहे थे। वैसे वेल थक चुका था, इसीलिए वो सभी के साथ खाना खाने बैठता है और वो अपने सामने उस डिश को देखता है। ये वही डिश था जो उसने तब खाई थी जब वो दूसरी वर्ल्ड में था और इसी को खाने के बाद वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर इस वर्ल्ड में आया था। वो सोच रहा था कि सच में ये वर्ल्ड पिछली वर्ल्ड से ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ ये पार्ट और ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।